तो देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी, सी जो है वेक्टर फॉर्म में होगा फ्रॉम अ लाइन, किसी एक लाइन से। तो हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया, ठीक है, एक लाइन से। सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई एक लाइन है, लाइन है तो भाई लाइन का इक्वेशन कुछ होगा। तो लाइन का इक्वेशन हमने देखा था, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहां पे बी क्या होता था, बी जो होता था इस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर था, इस लाइन के पैरेलल का वेक्टर बी, ये इस डायरेक्शन में अब जा रहा होगा, और ये किसी पॉइंट ए से पास कर रहा था। यही हमने बताया था इस लाइन के बारे में कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए या पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर बी, सो उसका इक्वेशन होता था आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि यहां पर कोई पॉइंट सी है, यहां पर क्या है, कोई पॉइंट सी है, और इस सी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं इस लाइन का। क्या करना चाहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। अगर इस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया, सपोज कीजिए ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और इसका नेमिंग A से कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखना है। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, आइडिया किसी को, कोई प्रत्युष? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पॉइंट इज ठीक है भाई, नहीं नहीं ये गलत है भाई, ये 2D लाइन नहीं है कि यहाँ स्लोप का डिस्कशन होगा भाई, तो वो आइडिया भूल जाइए कि स्लोप से काम कर लेंगे। बताइए तो इस लाइन का स्लोप कैसे फिर निकालोगे? आपको पता होगा कि मैंने जब 3D में लाइन का डिस्कशन किया तो कहीं पर भी आपको स्लोप के बारे में हमने नहीं बताया था। सभी का वीडियो पॉज हो गया है क्या? राइट, यस और नो? एवरीवन प्लीज। कुंदन, सिर्फ आप ही का वीडियो पॉज हुआ है, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। ओके, आई थिंक सिर्फ आप ही के साथ प्रॉब्लम है कुंदन, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। तो आपको याद होगा मैंने जब लाइन का डिस्कशन स्टार्ट किया था तो मैंने कहीं पर भी स्लोप का डिस्कशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ डिस्कशन किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, और पहला कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर बी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, नहीं नहीं देखिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल के किसके साथ निकालेंगे, आपको एग्जैक्ट अभी पूरा वेक्टर बी भी नहीं पता है, सिर्फ पैरेलल का वेक्टर बी पता है। देखिए कैसे करेंगे, डॉट का यूज करेंगे लेकिन किसी दूसरे वे से करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट फिक्स है भाई और ये भी पॉइंट फिक्स है, तो ये जो पॉइंट होंगे ये दोनों फिक्स होंगे, तो दो फिक्स पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें ये एक वेक्टर मिल जाएगा, इस वेक्टर का नाम पीए हो जाएगा। तो अब हम इस वेक्टर का नाम देंगे तो वेक्टर सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एपी वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर एपी जो होगा, एपी वेक्टर, ये पॉइंट पी जो है इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहां पे सी ये वाला ले लीजिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये वेक्टर सी माइनस ए हो जाएगा। ये क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कौन बताएगा भाई, एम का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एम, यानी कि ए से लेकर एम तक का वैल्यू कितना होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज? और लोग आंसर दीजिए, सिर्फ एक ही लोग का रिप्लाई आया,
भगवती, अभिनव, कुंदन, ऋतु, am I audible? तो भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी का। कुंदन, भगवती, अभिनव, संचित, गुड। एक दो लोगों ने बताया और सही बताया। देखिए एम का जो मैग्नीट्यूड होगा भाई, ये हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एपी, वेक्टर एपी अलोंग वेक्टर बी। किस डायरेक्शन में? बी के डायरेक्शन में भाई, क्योंकि ये लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही बी का डायरेक्शन होगा। गलत है भगवती, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे होगा? देखिए ये जो डायरेक्शन है वो बी के पैरेलल है। ये लाइन का डायरेक्शन क्या होगा? बी होगा। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दिस वेक्टर बी इज नथिंग बट द डायरेक्शनल वेक्टर। ये कैसा है? डायरेक्शनल वेक्टर होता है भाई, ये डायरेक्शनल वेक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे? एपी का कंपोनेंट निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और अगर इसको हमने मान लिया थीटा, तो हम ये क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी AP, यानी कि मॉड ऑफ C माइनस ए, मॉड ऑफ C माइनस ए कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ये लिख सकते हैं सर। हाँ आपका आया था कंपोनेंट ऑफ एपी, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ एम जो होगा, दिस विल बी नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एपी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन which will be decided by this vector b, इस वेक्टर बी से डिसाइड होगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड वाइज हो गया, एपी का लेंथ मिल गया, एम का लेंथ मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हम ये पीएम का लेंथ निकाल सकते हैं? तो हम डायरेक्टली अब लिखेंगे भाई कि इन राइट एंगल ट्रायंगल पीएमए हम डायरेक्टली लिख देते हैं पीएम स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो इस तरह से लिख देते हैं भाई वेक्टर फॉर्म में। पीएम का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट, सीधा स्क्वायर रूट ऑफ ये एपी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर ही रखो, एपी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, देखिए बाद में आपको थोड़ा बताएंगे कि स्क्वायर रूट हमने क्यों हटा दिया, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, फॉर्मूला वाइज इसको दिखाना चाहते हैं, इसलिए अभी हमने स्क्वायर रूट हटा दिया है। बाद में स्क्वायर रूट आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बिना स्क्वायर रूट मतलब डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा क्यों, एपी का स्क्वायर हो गया और माइनस ये हो जाएगा एम का स्क्वायर, एम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एपी जो होगा भाई, एपी वो मॉड ऑफ एपी का लेंथ कितना होगा? ये वेक्टर सी माइनस ए है, इसका मॉड ले लेंगे, दिस विल बी मॉड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ये एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे देखिए, यहां पे भी हमने शॉर्टकट यूज किया है, थोड़ा सा ध्यान रहे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नहीं डायरेक्टली एपी साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहां पे भी मैंने भाई एक चीज आपको बताया नहीं कि हमने डायरेक्ट यूज किया हुआ है। इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखते तो हम ये होता, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम देते तो हम ऐसे लिखते हैं कि दिस इज सी माइनस ए का डॉट ले लेते किसके साथ? यूनिट वेक्टर बी के साथ। ये हमने बताया था कि जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर इनटू कंपोनेंट इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर, मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया था। अब यहां पे हमने थीटा एंगल एज्यूम कर लिया है, तो यहां से मिलेगा मॉड ऑफ सी माइनस ए इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये हमें मिला मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी जो होगा 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी मॉड ऑफ सी माइनस ए
इनटू कॉस ऑफ थीटा। हमने पे भी डायरेक्ट यूज किया हुआ है भाई। हाँ फिजिक्स में करते होगे, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम कुछ और दिखाना चाहते हैं, इसलिए इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। डायरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम कुछ और दिखाना चाहते हैं, उसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा भाई। अब यहां से मॉड ऑफ सी माइनस ए जो है उसको बाहर निकाल लो, तो वो होल स्क्वायर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ सी माइनस ए टू द होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से अभी हमने क्या किया था, मॉड ऑफ, यहां पे मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी को फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी जो होगा 1 होगा, अब क्लियर दिख रहा है ऋतु? अब यहां पे देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ सी माइनस ए टू दी होल स्क्वायर। यहां पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर बी देखो, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो हमने इसको अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टू दी होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो है इसी को हम लोग मॉड ऑफ, इसको हम लोग सी माइनस ए का क्रॉस यूनिट वेक्टर बी ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसको हमने लिख दिया है मॉड ऑफ, इसको सी माइनस ए क्रॉस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से होल स्क्वायर हट जाएगा, और फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे पहला लाइन इरेज करके लिख दे रहे हैं सेंटर पे सीधे, ठीक है। हाँ कभी कभी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, तो अब हम डायरेक्टली देखो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे भाई, तो पीएम का जो लेंथ होगा, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा, वो सी माइनस ए का क्रॉस यूनिट वेक्टर बी का मॉड ले लेंगे, क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जो पीएम का लेंथ हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस विल बी मॉड ऑफ सी माइनस ए का क्रॉस ले लेंगे यूनिट वेक्टर बी। तो हमने इस फॉर्म में रिजल्ट को लाने के लिए भाई डायरेक्टली साइन थीटा नहीं लिखा था, और साइन थीटा कैसे आता है उसको भी हमने देख लिया है यहाँ पे। क्लियर है ये रिजल्ट? क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसका यूज और जगह भी करेंगे, ठीक है, इसलिए इस रिजल्ट को दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये क्लियर है? सभी को? ऋतु, अभिनव, कुंदन, आदित्य, इज इट क्लियर? ओके, संचित तुमको क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। भाई क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्टली सी से को क्या करेंगे, में कंपोनेंट निकाल देंगे इस वेक्टर का, और सब मैग्नीट्यूड में बात रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, काम खत्म। क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ नहीं करना है। सो एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन, फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्वेश्चन, फाइंड आउट द परपेंडिकुलर distance of the point
ऑफ द 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा -1 from the line x plus 1 divided by 2 equals to y minus 1 divided by 1 equals to z minus 2 divided by 3 equals to lambda. चलिए फाइंड आउट कीजिए। तो पहले हमने लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया आपको, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ज्यादा इजी तरीके से समझ में आता है, इसलिए हम लोग, और ये करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा भाई। ठीक है, डायरेक्टली इस लाइन से हम वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन लिख सकते हैं। चलिए, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। प्रत्युष क्या हो रहा है? आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब आपको पता हो चला होगा कि जो हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था वो कितना यूजफुल था वो। आई थिंक गलत आंसर है भगवती, प्लीज चेक योर आंसर। गलत आंसर है भगवती, प्लीज चेक योर आंसर। देखिए एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पे अगर वेक्टर फॉर्म में इस लाइन को लिखेंगे तो वेक्टर r इक्वल्स टू इनसे ये जो लाइन है ए का फॉर्मेशन करेगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए हुआ, प्लस लेमडा टाइम्स ये डायरेक्शनल वेक्टर नीचे होता है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। नहीं, सिर्फ उतना नहीं, गलत आंसर आ रहा है। अभी किसी का आंसर सही नहीं आया, किसी का आंसर सही नहीं है भाई अभी। और देखिए यहां पर इस पॉइंट से निकालना है, तो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। पॉइंट होगा हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस k कैप। ये परपेंडिकुलर होगा भाई, ये परपेंडिकुलर होगा। यहां पर c माइनस ए निकाले, c माइनस ए के लिए a वेक्टर तो ये है भाई, तो देखिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i कैप 2j माइनस जे प्लस जे कैप और माइनस के और माइनस 2k माइनस 3k, ये k कैप, ये c माइनस ए मिला। ये देखो ये बेवकूफाना आंसर आया, ये कैसा आंसर है भाई? डिस्टेंस मॉड में आता है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में कैसे आएगा? आंसर सही है लेकिन मैग्नीट्यूड आप बताओगे ना कुंदन। आंसर आई थिंक आपका सही आ रहा है,
लेकिन वो मैग्नीट्यूड उसका फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब ये बी वेक्टर है भाई, बी का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा इसी के किस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 9 प्लस 4 13 14, यानी कि 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो √14। अब ये यूनिट वेक्टर बी हो गया, यूनिट वेक्टर बी। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। ये मान लीजिए पी है, एम है और ये ए है। तो एम जो वेक्टर होगा, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका अब कुछ काम नहीं है। एम का मैग्नीट्यूड सीधे हम निकाल रहे हैं, तो एम का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा सी माइनस ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। अब सी माइनस ए कितना है, ये भी आ चुका है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, और उसका यूनिट वेक्टर इस बी के साथ डॉट ले लीजिए, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई √14। √14 ये कितना मिला, 4 हो गया, प्लस 1 माइनस ये कितना हो गया 9। और देखिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे भाई क्या करेंगे, अब लेंथ की बात कर रहे हैं, हमें कंपोनेंट तो चाहिए भी, साथ ही साथ वो लेंथ है तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। रितु अभी भी आंसर गलत है बेटा, चेक कर लीजिए, दो आंसर, दोनों आंसर गलत है। ये कुंदन, अब आपका आंसर सही है, वेल डन। तो ये हो जाएगा कितना, -9। तो ऊपर मॉड ले लेंगे भाई √14। तो ये कितना मिला, 5 माइनस ये तो 4 डिवाइडेड बाई √14, ये इसका लेंथ मिला। ये वाला लेंथ एपी लेंथ कितना हो जाएगा, तो √4 प्लस 1 प्लस 9, तो √14, √14 वो भी निकला। तो अब सीधे हम पीएम का लेंथ निकाल दे रहे हैं। पीएम का लेंथ जो होगा भाई, इधर कर ले क्या, पीएम का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा एपी, एपी कितना मैग्नीट्यूड, √14 है, √14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 मिलेगा, 14 माइनस यहां से मिला 16 डिवाइडेड बाई ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14 196, 196 माइनस 16, तो 180 डिवाइडेड बाई 14, दिस विल बी √90 डिवाइडेड बाई 7। ये आंसर जिसका आ रहा होगा दे ऑल आर करेक्ट। हाँ, अब अभिनव का आंसर सही आया, कुंदन का आंसर सही आया। ठीक है, समझ में आया क्या भाई, प्रत्युष तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। भाई ये क्वेश्चन क्लियर है अब, 14 √14 इतना आएगा क्या, नहीं ओ, चलिए क्लियर है सभी को, 14 √14 नहीं होगा प्रत्युष गलत आंसर है, √90 डिवाइडेड बाई 9, 9 को कॉमन निकालेंगे तो 3√10/7, ये आंसर सही होगा। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। ऋतु, अभिनव, अभिनव का आंसर तो आई थिंक सही हो गया है, आदित्य, कुंदन, कुंदन का भी आंसर सही है, शाश्वत, शाश्वत क्लियर है, ओके ठीक। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसमें दो एक एक्स्ट्रा चीज ऐड ऐड करेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन होगा, वो देखिए, सभी से आंसर आना चाहिए इसका भाई, सभी से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन है भाई, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ या फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ perpendicular, find the foot of perpendicular from the point, from the point, कौन सा पॉइंट भाई,
वही वाला सेम लाइन है, तो यहां पे तो हम निकाल ही चुके हैं। फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, -1 फ्रॉम द लाइन, या टू द लाइन x-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y+2 डिवाइडेड बाई -1 इक्वल्स टू z-2, z+3 कर लीजिए, z+3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू समथिंग लेमडा। चलिए ये फाइंड आउट करके दिखाइए। क्या दिया हुआ है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस बार आपको डिफाइन करना है भाई कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या था। सॉरी गाइस, लाइट चला गया था, सॉरी वाईफाई चला गया था। चलिए अपना वाईफाई चला गया था, ठीक है। देख लीजिए, क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन करो फिर, कुछ हुआ नहीं ना उसको संचित? गुड, अच्छी बात है। इस बार सबसे आंसर आना चाहिए भाई। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल के बताइए वो कितना आ रहा है, क्योंकि ये अभी आप लोगों ने देख, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आपने 11th में सीखा होगा, लेकिन वो 2 डायमेंशनल एक प्लेन में कब कोई लाइन रहता था वहां आप पढ़ चुके हो। अब ये लाइन प्लेन में नहीं है, इसलिए स्लोप वाला डिस्कशन यहाँ पे काम नहीं आएगा। ये लाइन क्या है, स्पेस में ये लाइन है, इसलिए वो वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे नहीं होगा। वेक्टर के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ही सोचेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। और एप्लीकेशन 3D वेक्टर पूरा का पूरा जो हमने वेक्टर एप्लीकेशन पढ़ा था, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा था, उस पर बेस्ड है, ठीक है भाई। तो वहां से आप अप्रोच लोगे कि कैसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे।
अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। ये लाइन का किससे पास कर रहा होगा? 1, -2, -3 से पास कर रहा होगा। डायरेक्शनल वेक्टर कौन सा होगा? 2, -1, 2 ये होगा। नहीं हो रहा है क्या? राइट, यस और नो? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? ट्राइंग। चलिए, तब तो आंसर आना चाहिए। आगे नहीं बना। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। कौन सा पॉइंट है? इस पॉइंट से इसके साथ ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? 1, 2, -1 दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है ये दिया हुआ है। कितना है? 1, -2, -3 दिया हुआ है। ज्वाइन कर दिया। C-A, ये C था, ये A है। C-A कैसे मिलेगा? 1, -1 जीरो हो गया। 2, -4 जे कैप हो गया। और -1 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो +2 के कैप हो गया। ये मिल गया भाई। ये B का डायरेक्शन है। B का डायरेक्शन क्या है भाई? ये 2I कैप है, प्लस माइनस जे कैप हो जाएगा, और +2 के कैप दिया हुआ है। अगर ये एम होगा तो एम का अगर हम बात करेंगे तो एम का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा भाई कितना? मैग्नीट्यूड के लिए हम निकालेंगे C-A का डॉट करा देंगे यूनिट वेक्टर बी से। C-A वेक्टर तो हमें मिल गया है 4J कैप +2 के कैप। और यूनिट वेक्टर बी के लिए बी वेक्टर कितना है? 2I कैप -J कैप और +2 के कैप, ये दिया हुआ है। और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? √4 + 4 8 + 1 9, तो √9 जो है वो 3 हो जाएगा। तो इससे डिवाइड कर दिया तो हमें ये मिल गया। कितना मिल गया भाई? ये तो पहले वाले कंपोनेंट के साथ 0 हो जाएगा, साथ ही साथ मॉड भी ले लेंगे क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करना है ओवरऑल। तो ये हो जाएगा -4 और ये प्लस -4 और ये +4, यानी कि ये 0 हो गया। यानी कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है वो इसी पर कहीं लाई कर रहा होगा भाई, इसी पर कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट एम जो एम एम जो लेंथ हुआ। अच्छा, ये लाइन जो है ना, ये कुछ ऐसा होगा भाई कि ये यहां पे ना हो के ऐसा, यानी ये लेंथ जो है, लेंथ ऑफ कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या सभी का? थोड़ा सा नेटवर्क आई थिंक इश्यू होगा। सेंटर का नेटवर्क नहीं चल रहा है तो वाईफाई नहीं आ पा रहा है। मैंने अपने मोबाइल से ही कनेक्ट किया हुआ है, मे भी उसकी वजह से। रुकिए, मैं सॉर्ट आउट कराता हूँ। लड़के बोल रहे हैं ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है।
अच्छा खुद से ठीक हो जा रहा ये, अब तो आई थिंक सही आ रहा है, देख लीजिए तो, अब सही आ रहा है क्या? अभी भी नहीं? रुक जाओ थोड़ा, वेट वेट वेट, जस्ट अ मिनट। आप वीडियो एक बार स्टार्ट कीजिए। तो देखिए भाई, ये जो है कंपोनेंट, यहां पर ये कंपोनेंट जो आया है, दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट आया है वो क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो जस्ट इसके सामने है। जस्ट क्या है? इसके सामने है। तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा भाई, यानी कि इन दो लाइन के बीच, दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा, वही क्या होगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा। ये क्लियर है भाई? ये जो अभी हमने लेके आया कि एम का कंपोनेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वो जीरो आ रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो एम के साथ क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट, ये क्लियर होना चाहिए सर। यहीं पे दिक्कत था। अच्छा अब दिक्कत क्लियर? जो तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो ना भाई, कि ये एम का मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है। दैट मीन्स यहां से यहां, मतलब ये जो पॉइंट है एम के साथ कोइंसिडेंट कर जा रहा है, तभी जीरो होगा। तो इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है ये? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फुट ऑफ, ये सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन था, मैंने अलग से इंट्रोड्यूस किया हुआ था। चलिए एक अच्छा चीज समझ गए कि कभी आपको यहाँ एग्जाम में आ जाए तो आप, अच्छा फिर से देखिए क्या किया हमने। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि भाई इस पॉइंट से इस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, हमने अलग से जोड़ के दे दिया था कि भाई आप क्या कीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालिए। ठीक है? तो क्या हुआ कि हमने एक ऐसे ही डाटा ले लिया, जिस तरह से कंडीशन दिया हुआ था कि एक लाइन था इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शनल वेक्टर बी है। सपोज कर लिया कि यहाँ पर कोई पॉइंट पी हो, यहाँ पे कोई पॉइंट ए होगा, फिक्स पॉइंट जिससे ये लाइन पास कर रहा होगा, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी होगा जिस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हमने सी माइनस ए वेक्टर निकाल लिया, हमें ये मिल गया। अब क्या किया,
हमने ये इसका कंपोनेंट निकाल लिया इस डायरेक्शन में, तो इसका अगर कंपोनेंट निकाल लिया तो ये कंपोनेंट 0 मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो लेंथ है वो 0 मिल रहा है। लेंथ 0 मिलने के लिए ये तो फिक्स है तो और परपेंडिकुलर है, तो ये वाला लेंथ जो है, ये जो पॉइंट है ए, वो यहां वहीं यहीं पर कहीं होगा। ये पॉइंट ए जो होगा यहीं पर कहीं होगा, तभी तो इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 मिलने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको एक जगह पे कोइंसिडेंट करना पड़ेगा। अब क्लियर है प्रत्युष? हाँ, पॉइंट ए और एम विल बी द सेम। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कभी भी निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे उसको चेक कर लेते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा तो ये वाला पार्ट इरेज करते हैं, एक बार फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं, फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता था तो आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर वर्क करते हैं, मैग्नीट्यूड पर वर्क करते हैं। इसलिए यहाँ ओरिजिन कहां पर है हमें उससे मतलब नहीं है, ओरिजिन कहीं पर भी हमें हो हमें उससे मतलब नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये पॉइंट एम का पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा भाई। पॉइंट एम का क्या निकालना पड़ेगा, हमें पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन वेक्टर किससे डिफाइन किया जाता है, ओरिजिन से डिफाइन किया जाता है। तो मान, और यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए पॉइंट पी है, फिगर सही से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ये पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट 1,2,-1। ये जो कोऑर्डिनेट लिखा होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा होता है भाई, ये भी बात ध्यान में रहे। किसी ने आंसर नहीं, गलत आंसर आ रहा है प्रत्युष। अच्छा तुम वही वाला बोल दिए, ठीक है। और ये पॉइंट एम है, यहां पर कोई पॉइंट ए है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, कहीं पर ओरिजिन होगा हमारा, कहीं पर ओरिजिन होगा। इस ओरिजिन को ये पॉइंट ए नाम दे देंगे, ए से मिलाएंगे। ये ओ ए वेक्टर अब आपको पता है, ओ ए वेक्टर ए के बराबर है, और ये भी पता है आपको। ओ एम आपको फाइंड आउट क्या करना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ओ एम वेक्टर निकालना होगा आपको। ये क्लियर है भाई? यहां से हमने पी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो हमें एम मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम हो गया। तो पोजीशन वेक्टर निकालना होगा हमें। पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता, ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर देते तो दैट मींस ओ एम का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब क्या किया हमने, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रहे, ये तो एम, अब हम वेक्टर वाइज हम लोग चलेंगे। हम कह सकते हैं बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये तो डायरेक्शन है भाई इस साइड का। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम बोल सकते हैं कि ओ एम जो होगा हमारा वो होगा ओ ए प्लस ए एम, ओ एम प्लस ए एम। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये बात बोल सकते हैं भाई कि हमारा ओ ए जो ओ एम जो होगा दिस विल बी एडिशन ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर, ठीक है। और दूसरा, अगर ओ ए वेक्टर हमें ये मिल गया है, ओ ए वेक्टर हमें वेक्टर ए के बराबर दिया हुआ है, और प्लस ये एम का मैग्नीट्यूड, ये वाला अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड था ए एम इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो c माइनस ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये तो जीरो आया है सर, यानी कि यही वेक्टर a जो हो जाएगा हमें ये वैल्यू दे देगा, ठीक है भाई। ओएम का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो जो a वेक्टर था 1-2i, अच्छा आई थिंक यही वाला प्रत्युष दिया हुआ था, हाँ सही है, ठीक है। तो हमने आपको एक मेथड भी बता दिया कि अगर आपसे कभी ये कोइंसिडेंट वाला पार्ट नहीं रहेगा तो कैसे
से प्रोसीड करोगे, क्या करेंगे, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे और ओए वेक्टर, और ये वाला देखिए, ये वाला रिजोल्यूशन हमने आपको पढ़ाया था, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। तो इस वेक्टर का रिजोल्यूशन निकाल लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा एम के बराबर होगा, और डायरेक्शन के लिए बी का डायरेक्शन होगा, तो यूनिट वेक्टर बी रख दिया। अब चूंकि ये जो एम का मैग्नीट्यूड 0 आ रहा था, इसलिए ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ए के साथ बच गया। हाँ, रिजोल्यूशन इन 3D। क्लियर है इतना? ऑलमोस्ट क्लियर? गुड, ऑलमोस्ट भी है तो। और लोग भाई, भगवती, अभिनव, कुंदन, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी से। अच्छा बताइए तो, हम बोल रहे हैं कि दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, हम लोग 3D में ही रहेंगे, वहां पे नहीं जाएंगे 2D वाले में। दो लाइन पैरेलल हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, बताइए तो। सभी लोग लिखिए जल्दी जल्दी। दो लाइन अगर हम बोल रहे हैं कि पैरेलल हैं, व्हाट शुड बी द कंडीशन? ये कैसा, ए क्रॉस बी 0? दो डिफरेंट लाइन है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि दोनों डिफरेंट लाइन जो हैं वो पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हो, उनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ये तो एक सिंपल सा फंडा है, जिससे कुछ निकल के बाहर नहीं आना है भाई। कोप्लेनर होना चाहिए भाई। दो बिना परपेंडिकुलर लाइन भी कोप्लेनर हो सकते हैं, सॉरी बिना पैरेलल, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये भी तो एक प्लेन में ही होंगे भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा होता है भाई, लेकिन इसे कुछ निकल के नहीं आना है। क्या करेंगे, तो ए और बी जो लाइन का इक्वेशन आप लिख रहे थे, उसमें क्या फिर आप रिलेशन स्टैब्लिश कर पाओगे? देखिए, लिख लीजिए एक रिमार्क। two lines are two lines are said to be parallel if their directional vector are same। ठीक है भाई, मान लीजिए हमने पहला लाइन लिया L1, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये किसी वेक्टर b के पैरेलल है, ये हमारा वेक्टर b है, इस b वेक्टर के पैरेलल कोई लाइन है, तो ऑफ कोर्स इस लाइन का डायरेक्शन इस तरह से होगा, और ये लाइन किसी पॉइंट A1 से पास कर रहा होगा। अब चूंकि हमें इस लाइन के पैरेलल कोई दूसरा लाइन हमें ड्रॉ करना है, तो ऑफ कोर्स वो वाला लाइन का भी जो डायरेक्शनल वेक्टर होगा, इसी डायरेक्शनल वेक्टर के जैसा होगा, इसी के पैरेलल होगा भाई। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? हम ये जो लाइन लिखे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है हमने कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस फिक्स्ड पॉइंट ए एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर बी। तो अगर कोई एक दूसरा हमें लाइन चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए ये बात नहीं कह सकते हैं कि दैट लाइन विल पास थ्रू अनदर पॉइंट A2, किसी A2 से पास करेगा, बट जो लाइन इसके लिए, जो वेक्टर इसके लिए पैरेलल है, भाई यही वेक्टर इसके पैरेलल वाले लाइन के लिए भी पैरेलल होगा क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरा जो लाइन है A2, ये पैरेलल हुआ, और अभी भी ये इसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये था, तो इसके लिए भी पैरेलल का वेक्टर B ही होगा। तो हमेशा पैरेलल लाइंस जो होंगे आपको, ये R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा B के फॉर्म में मिलेगा,
और दूसरा जो होगा वेक्टर r इक्वल्स टू, ये देखिए a2 मींस किसी दूसरे पॉइंट से गुजर सकता है, लेकिन इसका पैरेलल वेक्टर भी सेम होगा। अब चूंकि ये म्यू का मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट हो जाएगा, म्यू का मल्टीप्लीकेशन मतलब जो पैरामीटर है वो बदल सकते हैं। पैरामीटर में हमने बोला था ना, पैरामीटर डिपेंड करता है आर कहां पे है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों का आर एक ही जगह पे हो, ठीक है, इसलिए हमने पैरामीटर चेंज कर दिया है। तो किसी को क्लियर दिक्कत है क्या? तो अब हम यहाँ पे ब्लाइंडली लिख सकते हैं कि L1 L2 के पैरेलल है। कैसे देखकर? सीधे यहाँ पर डायरेक्शनल वेक्टर में चले जाएंगे, उस डायरेक्शनल वेक्टर को देख लेंगे, अगर डायरेक्शनल वेक्टर सेम है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, अगर डायरेक्शनल वेक्टर डिफरेंट होंगे तो दोनों लाइन डिफरेंट होंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? प्रत्युष, संचित, अभिनव, कुंदन, भगवती, ठीक है। तो अब हमें देखना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्या देखेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी कैसा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको दो तरह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना है, एक पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और दूसरा पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक लाइंस। तो वो क्या होता है स्क्यू लाइंस, वो देख लेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो देखिए भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने पैरेलल लाइंस का डिस्कशन किया हुआ है, तो लाइंस जो हम लेंगे वो कुछ इस फॉर्म में लेंगे कि L1 जो है वो वेक्टर R इक्वल्स टू A1 प्लस लेमडा वेक्टर B के फॉर्म में होगा, और दूसरा जो लाइन है L2, ये समथिंग R इक्वल्स टू A2 प्लस लेमडा B के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये B1 B2 नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया भाई कि ये जो लाइन है यहां से, ये A1 पॉइंट है, A1 से पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर B है। दूसरा लाइन जो है वो A2 से पास कर रहा है और इसका डायरेक्शनल वेक्टर भी सेम है। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस जो होगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बताइए तो, कोई आइडिया दीजिए तो कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया? एकदम इसको उस फॉर्म में समझिए कि कोई पॉइंट सी, इसको क्या कर लीजिए, कुछ हमें नहीं करना है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमें इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है भाई? हमें इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और अभी आपको हमने बताया था कुछ देर पहले कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी। अब इसको हमने सी ले लिया था, ऑफ अ पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, या टू अ लाइन ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो आपने लिखा था कि सी माइन, हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो इसी दिन के लिए किया था भाई, कि सी माइनस ए का क्रॉस ले लिया था हमने यूनिट वेक्टर बी के साथ, और इसका जो मॉड आया था वही आया था डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ऐसा ही करना है, यहाँ पे सी के जगह पे क्या है? A2 हो गया, और A के जगह पे A1। तो हम कहेंगे कि A2 माइनस A1 क्रॉस मॉड वेक्टर B टू द होल मॉड। तो दिस विल बी द नाउ योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है भाई? एज द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, जैसा प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट सी फ्रॉम अ लाइन या टू अ लाइन R इक्वल्स टू A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो हमने एक रिजल्ट वहां पे डिराइव किया था कि वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था C माइनस A
क्रॉस यूनिट वेक्टर बी का होल मॉड। तो यहां पर सी का रोल जो प्ले कर रहा है वो A2 प्ले कर रहा है। अब ये चूंकि परपेंडिकुलर क्यों होगा, तो इनके बीच बहुत सारे डिस्टेंस होंगे, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए उस वाले फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट लिया, तो यहां से डेरिवेशन का हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है भाई सभी लोगों को? राइट, यस और नो? भगवती क्लियर हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट कैसा बोल रहे थे एक बार बताना भगवती, अनम्यूट करके बता सकते हो? अच्छा, एनसीईआरटी में पढ़े थे। ओके, देखिए इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा हमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे भाई? कार्टेशियन फॉर्म में देखिए A2 माइनस A1 का क्रॉस, यहां पे अगर हम थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर B। ऐसा बोल सकते हैं भाई, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बी जो रहा होगा वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी रहा होगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे तो ये भी आपको पता है, ठीक है? इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हो आप लोग। डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के, तो इसका भी फाइनली मॉड ही लेना पड़ेगा, आई जे के, ठीक है? यानी कि हम लिख सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का सिंबल है, फिर ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, तो ये आई जे के, और ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये b, तो b जो है b1 b2 b3 के फॉर्म में रहा होगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये जो भी यहां से वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, इसलिए सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई ऐसे करेंगे, ये बताना भी गुनाह होगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है भाई, लेकिन ओवरऑल ये जो फॉर्म होगा दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है? इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए अब इससे ज्यादा इजी फॉर्म नहीं हो सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है? दूसरा देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस में, लेकिन उसके पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? ये लिख ही लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको खत्म कर लेते हैं, तब लाइन वाला पार्ट पूरा, कुछ बचा हुआ कॉन्सेप्ट रह जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट में अब यही बचा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है? इरेज कर देते हैं। टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच। अब स्क्यू लाइंस क्या होता है ये जानते हो? कितने लोग जानते हो स्क्यू लाइंस के बारे में? कितने लोग जानते हो स्क्यू लाइंस के बारे में? क्या होता है स्क्यू लाइंस के बारे में? नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। नहीं, वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, डिटर्मिनेंट वाला नहीं। टू लाइंस आर, टू लाइंस आर said to be, said to be skew if they are
दे आर नॉन कोप्लेनर, यानी कि दोनों एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर, ठीक है, एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग। तो कितने लोगों ने नॉन इंटरसेक्टिंग बताया, लेकिन नॉन कोप्लेनर के जगह पे नॉन पैरेलल बता रहे हैं, ठीक है। तो नॉन कोप्लेनर होना चाहिए भाई, ठीक है। स्क्यू लाइंस में पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो भी होता है प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब दो ऐसे लाइन जो एक प्लेन में ना हो, मान लीजिए ये बोर्ड का प्लेन है, इस बोर्ड में, और ये जो साइड वाला वॉल है उस वॉल में दो लाइंस हो, ठीक है। और तो ऑफ कोर्स और अगर दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है तो क्या होंगे, स्क्यू लाइंस कहे जाएंगे। क्लियर है भाई? तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है नॉन कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो स्क्यू लिख के आप ये कह सकते हैं कि नॉन कोप्लेनर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है भाई, क्लियर होगा। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, एक और रिमार्क। जब हम बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट का मीनिंग क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मीनिंग फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म इन दीज टू स्क्यू लाइंस। दो स्क्यू लाइंस बोल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। मींस करना क्या चाहते हैं भाई, कोई कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि क्या मीनिंग होगा स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस के बीच। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिफाइन नहीं होगा भाई। अगर हम पैरेलल लाइन बोले तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। कोई और? संचित, प्रत्युष, कुंदन, अभिनव, एक बार फिर से बताओगे? हाँ बोलो। ये क्या नीदर इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, ये सब। तो देखिए जो डिस्टेंस होगा, यानी कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ध्यान रखिए, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट मिलेगा a2 माइनस a1 का, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है भाई, समझ में आया? दैट मीन्स मान लीजिए ये एक लाइन है, दूसरा ये एक लाइन है। भाई हमने एक बोर्ड में दिखाया हुआ है लेकिन ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ये मान लीजिए ये वाला लाइन, पहला वाला लाइन बोर्ड के प्लेन में हो और दूसरा वाला लाइन कहीं भी हो, किसी भी प्लेन में हो, इस प्लेन में नहीं होगा। अगर इस प्लेन में हो गया तो स्क्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और स्क्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा और इस प्लेन में है तो आगे जाकर कहीं इंटरसेक्ट कर देगा भाई, आगे जाकर कहीं इंटरसेक्ट कर देगा। और ये बताएगा कैसे कि ये इस प्लेन में है कि नहीं है, तो बताएगा बी वेक्टर, वेक्टर बी बताएगा कि ये इस प्लेन में नहीं है। तो दोनों के बी जो कंपोनेंट, यानी जो डायरेक्शनल वेक्टर होंगे दोनों के लिए, वो डिफरेंट होंगे भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि भाई सर ये डायरेक्शन B1 इधर है और B2 इधर है, अभी भी तो ये B1 और B2 डिफरेंट है, तो ये स्क्यू, तो भी ये स्क्यू लाइंस नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया है कि नॉन कोप्लेनर के साथ नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ये अगर ऐसा आ गया तो एक ही प्लेन में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से हम ये पॉइंट जरूर निकाल सकते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन 0 है तो दोनों एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में होंगे, ये हम बता सकते हैं।
ठीक है, तो अब आइडिया आपको मिल गया होगा। तो हमने आपको ये बताया कि ये जो लाइन लिया हुआ है दोनों एक प्लेन में नहीं है, दोनों डिफरेंट प्लेन में है। तो इस B1 और B2, B1 और B2 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन देगा ये बताइए। तो हम ऐसा डायरेक्शन निकालना चाहते हैं जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन हो। वो डायरेक्शन कौन सा होगा? राइट योर आंसर इन द चैट सेक्शन प्लीज एवरीवन। write the perpendicular direction which are perpendicular to these two lines B1 and L1 and L2। well done, ये सही निकाल रहे हैं, ये सही है। ठीक है, यानी कि ये जो डायरेक्शन हमने दिया, देखिए यहां पर भी परपेंडिकुलर का साइन दे दे और यहां पर भी दे दे रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है एंड दिस इज ऑब्टेन्ड बाय B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में। और परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा कि हमें ये A1 और A1 और A2 को मिलाने वाली लाइन का हम कंपोनेंट निकाल देंगे किसके डायरेक्शन में? वैसे डायरेक्शन में जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो एक रिमार्क में हम लिख लेंगे, रिमार्क वाले पॉइंट में, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two skew lines is the segment intercepted between the two lines intercepted between the two lines and perpendicular to both। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ। B1 क्रॉस B2 का सही था भाई। तो इसको हमने लिख दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो होगा इज द between two skew lines is the segment। कौन सा सेगमेंट? इंटरसेप्टेड बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइन, यानी कि दो लाइन का फिक्स पॉइंट कौन सा था? A1 और A2। तो A1 और A2 का जो डिस्टेंस इंटरसेप्ट होगा किसके डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वाले में, यानी कि B1 क्रॉस B2। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अब आपको ये पता हो गया कि हमें इसका कंपोनेंट निकालना है along B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में। तो कैसे निकाल सकते हैं? दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखिए SD हमने लिख दिया है, SD, S फॉर शॉर्ट, D फॉर डिस्टेंस। तो SD जो होगा वो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ A2 माइनस A1 का हम डॉट ले रहे हैं, किसके साथ लेंगे डॉट? ये हम बोल सकते हैं B1 क्रॉस B2। अब देखिए B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा ना भाई। तो डिवाइडेड बाय मॉड B1 क्रॉस B2। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए A2 माइनस A1 का कंपोनेंट किसके अलोंग? दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? B1 क्रॉस B2। और चूंकि उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा का पूरा B1 क्रॉस B2 का जो डायरेक्शन हो गया वो यूनिट वेक्टर की तरह हो गया। ठीक है, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। ठीक है, स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्लियर है भाई सभी को? तो कुछ याद नहीं करना है, एक बात याद रखना है, या देखिए कभी भी इन जनरल आपको डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालने को देगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाले कॉन्सेप्ट में भी देखे थे अभी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी, उसमें भी हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला था वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ऑब्टेन होता है। तो
एक टर्म डिफाइन किया गया है, ठीक है। इस टर्म में कि स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमेशा उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों के b1 क्रॉस b2 से मिलेगा। यूनिट वेक्टर करेंगे क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दिया और कंपोनेंट ले रहे हैं, तो पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा का हमने यूज यहाँ पे किया है भाई, ठीक है। कुछ लोग इसको वेक्टर फॉर्म में इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे भाई, यूज आप सिर्फ यही करेंगे। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म में जब पॉइंट को डिनोट करते हैं तो ये A1, देखिए एक बार लिख के दिखा देते हैं। एनसीईआरटी का फॉर्मूला मैच कराने के लिए बस कर रहे हैं, हमारा काम हो गया है, लेकिन हम लोग वो याद नहीं रखेंगे। अच्छा खुद लिख सकते हो, सही बात है भाई, लिख भी लेना चाहिए। देखिए हमने बताया था कि वेक्टर आर को अगर हम इस फॉर्म में लिखें A1 प्लस लेमडा बी वन, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस, पॉइंट्स को हम x1 प्लस y1, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा वेक्टर A1 हो गया था, और B1 वेक्टर जो कुछ मान लीजिए B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ठीक है। और दूसरा A2 जो वेक्टर होगा वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस Z2 k कैप, और B2 का जो डायरेक्शन B2 जो वेक्टर होगा ये लिख दे रहे हैं B1 डैश i कैप, B2 डैश j कैप, B3 डैश k कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए तो पहला वाला जो पार्ट है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया है भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया किसका, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का, तो उसका हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और फिर दूसरे में b1 b2 b3 और b1 डैश b2 डैश b3 डैश, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये b1 क्रॉस b2 का मॉड b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लीजिएगा। तो इस फॉर्म में एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला देखने को मिलता है, हम लोग ये वाला याद नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में पहले निकाल लीजिए, लाइन को कन्वर्ट कर लीजिए, जो कि बहुत इजी है भाई, 5 से 6 सेकेंड लगेगा कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में बनाने में और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बनाने में, तो मैटर नहीं करता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे कि हमें A2 माइनस A1 के डायरेक्शन में का कंपोनेंट B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में निकालना है, इतना याद रहेगा तो आप लोग कर लोगे। और ये बोर्ड में सिर्फ आना है भाई, ये क्या आना है, बोर्ड में आना है। अब देखिए यहां से कभी कभी पूछता है दो लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर लेते हैं। तो एक रिमार्क लिख लीजिए, इफ SD यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0, देन द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ये हमेशा हो सकता है भाई, ये हमेशा होगा, यानी दो लाइन जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है वो हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगे। हाँ याद नहीं करना है, बस प्रैक्टिस थोड़ा कर सकते हो भाई, क्योंकि वो टर्म अलग से डिफाइन किया गया ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है। हालांकि पहले से भी जानते हो कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहां पर यह भी दिया हुआ है कि दोनों लाइन का इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो अलग से एक डेफिनेशन डिफाइन किया गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो बात सिर्फ ध्यान में रखनी है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, इतना याद रहेगा, हिट कर जाओगे। हाँ, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा
तो ऑब्वियस है भाई कि वो दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप बताइए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, टाइम है ना हमारे पास, एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास है क्या इसके बाद सभी लोग का? राइट यस और नो? इसके बाद क्लास है? अच्छा लिंक आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। आज नेटवर्क इश्यू के चलते 15 मिनट हम लोग का टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। एक दिन देखेंगे तो टाइम ज्यादा होगा तो उस दिन ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग डीपीपी का क्वेश्चन बनाते रहिए, ठीक है, क्योंकि अब चैप्टर प्लेन बचा हुआ है और लाइन का मोस्ट पार्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो प्लेन 2 क्लास और 1 क्लास और लाइन का बचेगा, तो 3 क्लास के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होगा। तो ट्राई कीजिएगा, 3 डीपीपीज आपको भेजे हुए हैं वो अब आप क्लियर कर लीजिए। 2 डीपीपीज प्लेन से रिगार्डिंग है, इसलिए अभी हमने नहीं सेंड किया हुआ है, वो भी सेंड कर देंगे प्लेन स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।